नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में केजीएमयू एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 85 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द बेस्ट वे टू बी अडॉप्टेड बाय ए नर्स टू अवॉइड हेमाटोमा फॉर्मेशन व्हेन अंडरटेकिंग वेनी पंचर। नर्स द्वारा वेनी पंचर करते समय हेमाटोमा बनने से बचने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? Choose a vein that is soft and refills fast. Tap the vein hard before veiny puncture. Apply firm pressure for 1 minute after procedure. Apply heparin ointment after procedure. इसका सही आंसर हो जाएगा, यदि वेनी पंचर के बाद हेमाटोमा से बचना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि जिस जगह पर वेनी पंचर हुआ है वहां पर ब्लड का रिसाव ना हो, इसलिए वहां पर 1 या 2 मिनट तक सीधा प्रेशर डाल करके रखना है। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अप्लाई फर्म प्रेशर फॉर 1 मिनट आफ्टर प्रोसीजर। प्रक्रिया के बाद 1 मिनट तक दबाव डालें। अप्लाइंग फर्म प्रेशर प्रिवेंट्स ब्लड लीकेज फ्रॉम द पंचर्ड वेन, देयरबाय प्रिवेंटिंग हेमाटोमा फॉर्मेशन। प्रक्रिया के बाद दवा डालने से नस से रक्त का रिसाव रुकता है और हेमाटोमा बनने से बचाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज कैरिंग फॉर अ पेशेंट हु इज ब्लीडिंग फ्रॉम द पंचर वुंड, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस शुड बी अवॉइडेड व्हाइल प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड फॉर बर्न्स। एक नर्स ऐसे मरीज की देखभाल कर रही है जिसके पंचर घाव से खून बह रहा है। जलने पर प्राथमिक उपचार देते समय नर्स को इनमें से किस क्रिया से बचना चाहिए? ऑप्शन ए, एलिवेट द अफेक्टेड पार्ट। बी, अप्लाई प्रेशर ड्रेसिंग। सी, वॉश द वुंड विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। एंड ऑप्शन डी, अप्लाई फर्म बैंडेज। एक ऐसे मरीज की नर्स देखभाल कर रही है जिसके पंचर घाव से खून बह रहा है। जब खून बह रहा हो तो वर्ण का केस भी हो तो इस क्रिया में सबसे पहले जिससे बचना चाहिए वह होगा वॉश द सॉल्यूशन विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। घाव को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से इस प्रकार के घाव को नहीं धोना चाहिए, क्योंकि एंटीसेप्टिक घोल जो टिश्यूज हैं उनको डैमेज कर सकते हैं और जो घाव भरने की प्रक्रिया है उसको धीमा कर सकते हैं। जब भी इस प्रकार की समस्या हो रही हो, शुरुआत में केवल साफ पानी या नॉर्मल सलाइन से ही घाव को धोना चाहिए जब घाव में से उनका ब्लड का रिसाव हो रहा हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वॉश द वुंड विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। घाव को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धोना, इस क्रिया से नर्स को बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। A therapeutic intervention that involves thinking about or relating past experiences, helping patients to acquire a sense of integrity, enhance self-esteem, and stimulate thinking about oneself is called। एक उपचारात्मक प्रक्रिया जिसमें अतीत के अनुभवों के बारे में सोचकर या उन्हें साझा करके मरीज की आत्मसम्मान और आत्मसमझ बढ़ाने में मदद की जाती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ऑप्शन बी, प्रोक्रेस्टिनेशन। ऑप्शन सी, सपोर्टिव कन्फ्रंटेशन। एंड ऑप्शन डी, रेमिनिसेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेमिनिसेंस या स्मरण चिकित्सा। स्मरण चिकित्सा जो ओल्ड एज वाले पीपल होते हैं, वृद्ध होते हैं, उनके जीवन के सार्थक अनुभवों को दोहराने और समझने में मदद करती है कि उनके जो पुराना जीवन रहा है उन्होंने कितना अच्छा काम किया है, जिससे कि उनमें आत्मसम्मान और संतुष्टि की भावना बढ़ती है। और यह एक मनोचिकित्सीय तकनीक ही है जिसमें रोगी अपने अतीत के अनुभवों को, यादों और जीवन की घटनाओं को याद करके अपने आप को एक अच्छा महसूस करता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, साइकोथेराप्यूटिक यूज ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड। गतियों के मनोचिकित्सीय उपयोग को क्या कहा जाता है?
ऑप्शन ए डांस थेरेपी या नृत्य चिकित्सा, रिलैक्सेशन थेरेपी या विश्रांत चिकित्सा, रिक्रिएशनल थेरेपी मनोरंजन चिकित्सा, एंड ऑप्शन डी है म्यूजिक थेरेपी या संगीत चिकित्सा। तो देखिए, जब बात करते हैं इसमें मूवमेंट की, मूवमेंट साइकोथेरेप्यूटिक यूज ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि नृत्य में गतियां होती हैं और व्यक्ति को एक अपना अच्छा महसूस होता है, तो यह एक प्रकार की नृत्य चिकित्सा या डांस थेरेपी होती है जिसमें गतियों के उपयोग करके मनोचिकित्सा की जाती है। तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे इसका। डांस थेरेपी यूजेस मूवमेंट फॉर इमोशनल, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हीलिंग। नृत्य चिकित्सा में भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक स्वास्थ्य सुधार के लिए गतियों का उपयोग किया जाता है। डांस थेरेपी एक मनोचिकित्सा पद्धति है जिसमें शरीर की गतियों या मूवमेंट्स का उपयोग भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। यह चिकित्सा भावनाओं को अभिव्यक्त करने, तनाव कम करने, आत्म जागरूकता बढ़ाने और सामाजिक संपर्क सुधारने में मदद करती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन ए डांस थेरेपी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। The technique to study the subject's brain wave, heart rate and blood pressure is called। किस तकनीक का उपयोग व्यक्ति की मस्तिष्क तरंगें, हृदय गति और रक्तचाप का अध्ययन करने के लिए किया जाता है? रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, बायोफीडबैक, बोथ रिलैक्सेशन ट्रेनिंग एंड बायोफीडबैक, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बायोफीडबैक। बायोफीडबैक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें व्यक्ति की जो हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है और बायोलॉजिकल मूवमेंट्स हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, उनको नियंत्रित करना सीखता है और इसके द्वारा रियल टाइम फीडबैक दिया जाता है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ईईजी, मस्तिष्क तरंगों के द्वारा एक जांच होती है मस्तिष्क की, ईसीजी हो रही है या फिर बीपी हो रहा है जो डिजिटल मशीन से किया जाता है, और या फिर आप टेम्परेचर देख रहे हैं। आजकल सेंसर वाले मशीनें आ गई हैं जो कि टेम्परेचर दूर से ही आपका नाप लेती हैं। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है, एक सेंसर्स लगे होते हैं। ये सेंसर्स हमारे शारीरिक जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं उनको मेजर करते हैं और इस प्रकार से उसका फीडबैक देते हैं। इसी को बायो फीडबैक बोला जाता है। Biofeedback teaches individuals to control physiological functions like BP and heart rate using monitoring equipment। Biofeedback एक प्रशिक्षण तकनीक है जिससे व्यक्ति हृदय गति, रक्तचाप आदि जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करना सीखता है। बायोफीडबैक एक तकनीक है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या सेंसर के माध्यम से शारीरिक प्रक्रियाओं को मापकर रोगी को रियल टाइम फीडबैक दिया जाता है। यह निम्नलिखित का अध्ययन करता है: ईईजी, ईसीजी, बीपी, अन्य प्रक्रियाएं जैसे मांसपेशी तनाव, टेम्परेचर इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। नर्स टीचेस द पेशेंट टू यूज फिजियोलॉजिक मॉनिटरिंग इक्विपमेंट एंड ट्रेस द पेशेंट टू रिलैक्स मसल्स एंड इंक्रीज द पेरिफेरल ब्लड फ्लो फॉर symptomatic relief from headache। Therapy taught by the nurse is। नर्स मरीज को फिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग उपकरण का उपयोग सिखाती है ताकि वह मांसपेशियों को रिलैक्स कर सके और सिर दर्द से राहत पा सके। यह कौन सी चिकित्सा है? बायोफीडबैक, रिलैक्सेशन, एक्यूपंक्चर, कॉग्निटिव बिहेवियर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बायोफीडबैक। Biofeedback improves control over involuntary body functions and helps relieve symptoms like headaches। बायोफीडबैक तकनीक से व्यक्ति अनैच्छिक शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करना सीखता है और इससे सिरदर्द जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। बिहेवियर थेरेपी टेक्निक इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। व्यवहार चिकित्सा
तकनीक में निम्न सभी शामिल हैं सिवाय मॉडलिंग, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, रीइंफोर्समेंट, फ्री एसोसिएशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्री एसोसिएशन। तो फ्री एसोसिएशन एक ऐसी साइको एनालिटिक टेक्निक है, जबकि जो व्यवहार चिकित्सा है, बिहेवियर थेरेपी होती है, यह व्यवहार सुधारने पर आधारित होती है। एक व्यवहार थेरेपी एक वैज्ञानिक मनोचिकित्सा पद्धति है जो अनुकूलित व्यवहार को बदलने पर केंद्रित करती है। यह मानती है कि व्यवहार सीखा जाता है, इसलिए इसे नए सीखे गए व्यवहारों में बदला जा सकता है। तो इस प्रकार से जो इसमें बिहेवियर थेरेपी होती है, यह हम लोग अपने व्यवहार से, अपने बिहेवियर से इसको सीख सकते हैं। लेकिन जो ऑप्शन डी है, फ्री एसोसिएशन, इसमें ये व्यवहार चिकित्सा में यह शामिल नहीं होता है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फ्री एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A 4-year-old female child suffered severe burns in a house fire. How will you examine the extent of her burns? एक 4 साल की बच्ची को घर में आग लगने से गंभीर रूप से बर्न हो गई है। आप बर्न की सीमा का मूल्यांकन कैसे करेंगे? By using the Parkland formula, by using the Lund and Browder chart, by using the Hartman's formula, by using the rule of 10। देखिए, जब 10 साल से नीचे के बच्चों को वर्ण की प्रॉब्लम होती है तो उनमें शरीर के क्षेत्रफल का सही अनुमान लगाने के लिए लुंड और ब्राउडर चार्ट का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। लुंड ब्राउडर चार्ट यूज्ड फॉर हेड इंजरी, एक्यूट एब्डोमेन, बर्न्स, बोन इंजरी। करेक्ट आंसर होगा इसका। इस प्रकार के चार्ट का उपयोग 10 साल से नीचे के बच्चों के लिए वर्ण के केस में किया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। The burn area in children above the age of 10 years is estimated by one of the following। 10 साल से ऊपर के बच्चों में वर्ण का क्षेत्र किस विधि से मापा जाता है? रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 4, रूल ऑफ 5 एंड रूल ऑफ 10। 10 साल से ऊपर के बच्चों का जो क्षेत्र होता है उसमें जब नाप वर्ण का परसेंटेज पता करना हो तो इसके लिए हम लोग रूल ऑफ 9 का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहां पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फॉर चिल्ड्रन अबव 10 years एंड एडल्ट्स, रूल ऑफ 9 इज वाइडली यूज्ड टू कैलकुलेट वर्ण सरफेस एरिया। 10 वर्ष से ऊपर के बच्चों में वर्ण की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए रूल ऑफ 9 का प्रयोग किया जाता है। 10 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों का शरीर अनुपात वयस्कों के समान होता है। यह विधि शरीर को 9% या 18% के सेगमेंट्स में डिवाइड करती है, जिससे वर्ण की सीमा टोटल बॉडी सरफेस एरिया का तुरंत अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे कि सिर और गर्दन के लिए 9%, प्रत्येक ऊपरी अंग के लिए 9%, एंटीरियर ट्रंक के लिए 18%, पोस्टीरियर ट्रंक के लिए 18%, प्रत्येक निचला अंग के लिए 18% और जो जननांग क्षेत्र हैं उसके लिए 1% प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। रूल ऑफ 9 यूज्ड इन दी वर्ण पेशेंट फॉर एस्टिमेशन ऑफ। वर्ण के रोगियों में रूल ऑफ 9 का उपयोग किसके अनुमान के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, वर्ण परसेंटेज ऑफ टीबीएसए, वर्ण डेप्थ, वर्ण इंजरी एंड डिहाइड्रेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, वर्ण परसेंट ऑफ टीबीएसए। रूल ऑफ 9 का उपयोग किया जाता है यह टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना अफेक्टेड हुआ है वर्ण के कारण, उसका इसमें प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। A 25-year-old male patient sustained severe burns of the right lower extremity using the rule of 9. Which of these is the best estimate of total body surface area burned?
25 वर्षीय पुरुष की दाहिनी निचली टांग में वर्ण है, रूल ऑफ 9 के अनुसार वर्ण की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी? 4.5%, 9%, 13.5% एंड 18%। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 9%, क्योंकि जो एंटीरियर और पोस्टेरियर लोअर एक्सट्रीमिटी होता है इसका 9% हम लोग लेंगे। यदि पूरे क्षेत्र की बात हो, पूरे पैर की बात हो, तो ये 18% होता है। लेकिन जब केवल दाहिनी निचली टांग में, चूंकि केवल लोअर की बात हो रही है, जो राइट लेग है उसके केवल हाफ एरिया की बात हो रही है, तो इसलिए यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अ क्लाइंट एडमिटेड इनटू इमरजेंसी वार्ड विद circumferential burns into upper half of both legs and lower half of anterior torso. What would be percentage of burns? मरीज के दोनों पैरों के ऊपरी हिस्से और पेट के निचले हिस्से में गोलाकार बर्न है, तो बर्न का प्रतिशत क्या होगा? 27%, 36%, 18% एंड 45%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18%। अपर हाफ ऑफ बोथ लेग्स जब बात करें तो यह 9% होगा। लोअर हाफ एंटीरियर टॉर्सो यह 9% होगा। मीन्स जब बात करें दोनों पैरों के ऊपरी हिस्से का, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा 27%। क्योंकि होता क्या है कि पैरों का जो ऊपरी आधा हिस्सा होगा, दोनों पैरों में जलन है और ऊपरी आधे हिस्सों में जलन है, तो इस प्रकार से जो इसका ऐड करेंगे हम लोग 9 + 9, तो पैरों का तो टोटल हो गया 18%, क्योंकि एक पूरे पैर का 18 होता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि आधे आधे की जब बात हो रही है तो नौ मिलकर के 18 ही हो जाएगा। उसके बाद बात होती है एंटीरियर टॉर्सो, मीन्स पेट का निचला हिस्सा, इसमें भी जलन है। तो 9 के नियम के अनुसार जो पूरा धड़ होता है इसको माना जाता है 36%, सामने का 18% और पीछे का 18%। लेकिन जब पेट के निचले हिस्से की बात करें, लोअर हाफ ऑफ एंटीरियर टॉर्सो की बात करें, पेट के निचले हिस्से की यहां पर बात हो रही है, यहां से पेट के निचले हिस्से की बात हो रही है, तो यह चूंकि ये पूरा 18% होता है, तो 18 का आधा निचला हिस्सा आधा माना जाएगा, मीन्स 9। तो 18 में 9 और जोड़ देंगे, तो इस प्रकार से जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। What percentage does burns of genitalia constitute by the rule of nines? रूल ऑफ 9 के अनुसार जननांगों की वर्ण का प्रतिशत कितना होता है? 9%, 18%, 1% या 21%। रूल ऑफ 9 के अनुसार जो जननांगों का क्षेत्र होता है, जेनाइटेलिया का एरिया है, यह 1% माना जाता है, इसलिए यहां पर एक सी ऑप्शन सही होगा। Next question. As per rule of 9, if a patient has burn of both extremities and perineum, the burn body surface area would be। यदि दोनों निचली टांगों और पेरिनियम में वर्ण है तो कुल वर्ण प्रतिशत क्या होगा? 18%, 28%, 37% या 46%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 37%, क्योंकि लोअर एक्सट्रीमिटीज दोनों में है, तो 18 तो ये हो गया और 1% होता है पेरिनियम का भाग, तो इस प्रकार से यह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 37%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। According to the rule of 9, a 4-year-old patient who has burns over the front of chest and abdomen has about 4 वर्षीय मरीज की छाती और पेट के सामने वाले हिस्से में वर्ण है, तो वर्ण का प्रतिशत क्या होगा? ऑप्शन ए 9%, ऑप्शन बी 18%, ऑप्शन सी 24% एंड ऑप्शन डी 36%। जब चिल्ड्रन की बात होती है, 4 वर्षीय मरीज है, तो इसमें जो रूल ऑफ 9 के अनुसार वर्ण परसेंट होगा, यह होगा
ऑप्शन बी 18%। चूंकि हम लोग जानते हैं कि जब कोई बच्चा 10 वर्ष से नीचे का हो तो उसके लिए जो बर्न परसेंट जब निकालना हो तो लुंड एंड ब्राउडर फॉर्मूला लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि स्पेशली हम लोगों से पूछा गया है रूल ऑफ 9, तो इस प्रकार से जब रूल ऑफ 9 के नियम के अनुसार बात होती है तो छाती और पेट के सामने वाले हिस्से में जलन हो तो यह 18% आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूजिंग द रूल ऑफ 9, द नर्स डिटरमाइंस द परसेंटेज ऑफ द बॉडी बर्न अ क्लाइंट विद बोथ आर्म्स बर्न टू बी। दोनों भुजाओं में जलन होने पर रूल ऑफ 9 के अनुसार 1% क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि दोनों जो पैर हाथ होते हैं इनको दोनों हाथ 9% प्लस 9% ऐड करने के बाद 18% आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडल्ट हुज बोथ लोअर लिम्स आर चार्ड अलोंग विद जेनाइटेलिया हैज बर्न। तो यहां पर जो एक शब्द आया है चार्ड, इसका मतलब होता है कि जब किसी भी मरीज में मांसपेशियां भी जल जाएं और तो इस प्रकार के बर्न को चार्ड बर्न बोला जाता है। 18%, 19%, 37% या 46%। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहां पर सी सही होगा 37%, क्योंकि इसमें दोनों जो लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं, दोनों लोअर लिम्स हैं, इनमें बर्न हुआ है और जेनाइटेलिया भी बर्न हुआ है। तो इस प्रकार से 18 प्लस 18 प्लस 1 ये हो जाएगा 37%। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following actions should not be avoided while providing first aid for burns? बर्न्स के प्राथमिक उपचार में इनमें से किस क्रिया से नहीं बचना चाहिए? Elevate the affected area, apply pressure dressing, wash with antiseptic solution, apply firm bandage। यहाँ पर जिस क्रिया से नहीं बचना चाहिए फर्स्ट एड में यह है एलिवेट दी अफेक्टेड एरिया, प्रभावित अंग को ऊपर उठाना। यह बर्न के फर्स्ट एड में प्रारंभिक उपचार में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सीजोफ्रेनिया इज प्राइमरीली अ डिसऑर्डर ऑफ। सीजोफ्रेनिया मुख्य रूप से किसका विकार है? ऑप्शन ए मूड, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी थॉट एंड ऑप्शन डी बिहेवियर। सीजोफ्रेनिया की बात होती है तो सीजोफ्रेनिया यह एक थॉट संबंधी डिसऑर्डर होता है, विचार प्रक्रियाओं के रूप में एक प्रकार का डिसऑर्डर है जिसमें भ्रांति, मतिभ्रम इस प्रकार से समस्याएं देखने को मिलती हैं। यह स्मृति विकार से संबंधित नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जब बात करते हैं सीजोफ्रेनिया की तो यह एक गंभीर मानसिक विकार है, सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है, जो मुख्य रूप से व्यक्ति की जो सोचने समझने की क्रिया होती है, थॉट प्रोसेसिंग होती है, उनकी भावनाएं होती हैं, व्यवहार होता है, उनको यह प्रभावित करने का काम करता है। और उनकी जो समझ है, वास्तविकता की समझ है, उसको ये विकृत कर देता है। जैसे उसमें कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स भी आते हैं, कुछ नेगेटिव सिम्टम्स भी आते हैं सीजोफ्रेनिया में, जैसे कि डिल्यूजन या भ्रम है, हेल्यूसिनेशन, मतिभ्रम है। हेल्यूसिनेशन मीन्स होता है मतिभ्रम, यानी कि जब कोई व्यक्ति काल्पनिक आवाजें सुनता है या कुछ ऐसी बातें देखता है या दीवार पर कुछ वो देख रहा है जबकि वह कोई वहां पर मौजूद नहीं है। यह सभी जो लक्षण होते हैं यह इसमें सीजोफ्रेनिया में शामिल होते हैं। अब जब बात करते हैं सीजोफ्रेनिया के कारण की, क्या किस कारण से सीजोफ्रेनिया होता है, तो कारणों में यदि देखा जाए तो डोपामीन असंतुलन इसमें मुख्य रूप से कारण देखा गया है। लेकिन जब परिवार में किसी भी व्यक्ति को, उसके दादा को या नाना को या किसी भी प्रकार की हिस्ट्री ऐसी कुछ रही हो तो इस प्रकार की समस्याएं भी होने की संभावना होती है। इसके अलावा
बायोलॉजिकल और जेनेटिक कारण के अलावा जो अन्य कारण है वो इन्वायरमेंटल कारण भी है, क्योंकि यदि प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन हो जाए या कोई स्ट्रेसफुल घटना हो जाए, व्यक्ति के साथ तनावपूर्ण घटना हो जाए, उससे भी यह सिजोफ्रेनिया की समस्या देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से यह इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सिजोफ्रेनिया इज प्राइमरीली ए डिसऑर्डर ऑफ थॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द फ्लो ऑफ information between persons of the same hierarchical level. This helps in improving understanding between equals is known as what type of communication. एक ही पदानुक्रम स्तर पर व्यक्तियों के बीच जानकारी का प्रवाह जो समान स्तर पर समझ को बेहतर बनाता है, किस प्रकार की संचार कहलाता है? ऑप्शन ए ओरल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी अपवर्ड कम्युनिकेशन एंड ऑप्शन डी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। यहाँ पर जब बात होती है दो समान लोगों की जो समान स्तर पर हों, जैसे किसी ऑफिस में दो समान अधिकारी हों, उनके बीच में जो आपस में कम्युनिकेशन होता है, इसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोला जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जब किसी संगठन में एक ही पदानुक्रम स्तर के व्यक्तियों जैसे सहकर्मी या समान पद के विभाग के बीच जानकारी का आदान प्रदान होता है तो उसे क्षैतिज संचार या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। यह समन्वय, आपसी समझ और टीम वर्क को बेहतर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईगो इज द कंपोनेंट ऑफ माइंड दैट, ईगो मन का वह घटक है जो इस कंपल्सिव आवेगी होता है, ऑपरेट्स ऑन प्लीजेंट प्रिंसिपल सुख सिद्धांत पर कार्य करता है, इज द मोरल कॉन्सियंस नैतिक विवेक होता है, ऑपरेट्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल यथार्थ सिद्धांत पर कार्य करता है। सही आंसर होगा ईगो मन का एक ऐसा घटक है जो कि यथार्थ सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए यहां पर डी ऑप्शन सही होगा। According to Sigmund Freud's psychoanalytical theory, the ego is the part of the mind that works on the reality principle. It mediates between the impulsive id, which works on the pleasure principle, and the moral superego, which works on moral values. Ego helps a person make realistic and socially acceptable decisions. सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार ईगो मन का वह भाग होता है जो यथार्थ सिद्धांत पर कार्य करता है। यह इड जो सुख सिद्धांत पर कार्य करता है और नैतिक सुपर ईगो जो नैतिक मूल्यों पर कार्य करता है के भी संतुलन बनाता है और व्यक्ति को वास्तविक तथा सामाजिक रूप से स्वीकार निर्णय लेने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। A common side effect of lithium therapy is, lithium therapy का एक सामान्य साइड इफेक्ट है। ऑप्शन ए डायरिया, ऑप्शन बी ट्रेमर्स, ऑप्शन सी हेयर लॉस एंड ऑप्शन डी हाइपरटेंशन। सही आंसर हो जाएगा लिथियम थेरेपी का जो सामान्य साइड इफेक्ट होता है ट्रेमर्स होता है, कंपन होने लगता है। इसके कारण बहुत से जो पेशेंट होते हैं इसको लेने वाले मेनिया के या बाइपोलर डिसऑर्डर में यह उपयोग की जाती है, तो कम से कम 20 से 30% जो पेशेंट होते हैं इस दवा को छोड़ देते हैं। तो लिथियम का जब सामान्य लेवल की बात की जाए तो यह 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अधिक होने पर इसमें खतरा होता है और सामान्य रेंज होती है 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। लिथियम का उपयोग आमतौर पर बाइपोलर डिसऑर्डर के इलाज में किया जाता है। इसका एक सामान्य दुष्प्रभाव आंतों में कंपन है। अन्य संभावित दुष्प्रभावों में प्यास पड़ना, अधिक पेशाब आना, हल्की पाचन समस्या और वजन बढ़ना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलुसिनेशंस आर, मति भ्रम क्या होते हैं? फॉल्स बिलीव्स या झूठे विश्वास, फॉल्स परसेप्शंस विदाउट स्टिमुलस, बिना उत्तेजना के झूठे अनुभव, एक्सेसिव फियर्स अत्यधिक भय,
रिपीटेटिव थॉट्स, बार बार आने वाले विचार। तो हेल्यूसिनेशंस या मतिभ्रम का मतलब होता है फॉल्स परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस, बिना उत्तेजना के झूठे अनुभव, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। हेल्यूसिनेशंस इन्वॉल्व सेंसिंग थिंग्स that are not present, like hearing voices with no external source. मतिभ्रम में व्यक्ति ऐसी चीजों का अनुभव करता है जो वास्तव में मौजूद नहीं होती हैं, जैसे कि बिना किसी स्रोत के आवाजें सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म नियोलिज्म रिफर्स टू, नियोलिज्म शब्द का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, यूज ऑफ एब्यूसिव लैंग्वेज, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना। ऑप्शन बी, रिपीटिशन ऑफ वर्ड, शब्दों की पुनरावृत्ति। ऑप्शन सी, इन्वेंटिंग न्यू वर्ड, नए शब्द बनाना। ऑप्शन डी, फास्ट प्रेशर्ड स्पीच, तेज व दबाव बोलना। नियो मीन्स होता है नया, लॉजियम मतलब होता है शब्द, तो नए शब्द बनाना, इन्वेंटिंग न्यू वर्ड्स, इसका सही आंसर सी सही हो जाएगा। यह नियोलिज्म होता है। Neologism is the creation of new words or expressions often seen in schizophrenia. Neologism का अर्थ है नए शब्दों या अभिव्यक्तियों का निर्माण जो अक्सर सिजोफ्रेनिया में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिल्यूजन? निम्नलिखित में से कौन डिल्यूजन का एक उदाहरण है? हियरिंग वॉइसेस, आवाजें सुनना। फीलिंग इंसेक्ट्स ऑन स्किन, त्वचा पर कीड़े महसूस करना। ऑप्शन सी, बिलीविंग वन इज अ किंग, यह मानना कि वह राजा है। सीइंग थिंग्स नॉट देयर, वह देखना जो मौजूद नहीं है। इसमें जो एग्जाम्पल है डिल्यूजन का या भ्रम का, तो यह होता है कि यह मानना कि वह राजा है। बिलीविंग वन इज ए किंग, तो यह ऑर्डर भी दे सकता है कि मैं राजा साहब हूं, मेरी बात मानिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। तो यह एक भ्रम होता है, राजा वगैरह वो कुछ नहीं है। डिल्यूजन इज अ फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ नॉट बेस्ड इन रियलिटी, बिलीविंग वनसेल्फ टू बी अ किंग विदाउट रीजन इज अ डिल्यूजन। भ्रम एक झूठा व अडिग विश्वास होता है जो वास्तविकता पर आधारित नहीं होता है, जैसे बिना कारण स्वयं को राजा समझना। भ्रम या डिल्यूजन एक झूठा और दृढ़ विश्वास है जो वास्तविकता पर आधारित नहीं होता है और सबूत दिखाने पर भी नहीं बदलता है। तो आप यदि इनको सबूत भी दिखाएंगे कि आप राजा साहब नहीं हैं, तो यह मानेंगे नहीं और अपने आप को राजा ही मानेंगे। इस प्रकार से इसका यह एक भ्रम की कंडीशन होती है, डिल्यूजन की कंडीशन होती है, और ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट एक्यूट साइकोसिस? तीव्र मनोविकृति के इलाज में कौन सी दवा प्रयोग की जाती है? हेलोपेरिडोल, फ्लूजेंटीन, डायजिपाम या लिथियम? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल इज अ टिपिकल एंटीसाइकोटिक यूज्ड टू ट्रीट एक्यूट साइकोसिस। हेलोपेरिडोल एक सामान्य एंटीसाइकोटिक दवा है जो तीव्र मनोविकृति के उपचार में प्रयोग की जाती है। हेलोपेरिडोल एक सामान्य एंटीसाइकोटिक दवा है जिसका प्रयोग तीव्र मनोविकृति, इसके अलावा सिजोफ्रेनिया और अत्यधिक उत्तेजना में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया? निम्नलिखित में से सिजोफ्रेनिया का एक नकारात्मक लक्षण है। ऑप्शन ए, डिल्यूजन या भ्रम। बी, हैलुसिनेशन या मतिभ्रम। एपैथी या उदासीनता। बी, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच या अव्यवस्थित वाणी। तो नकारात्मक लक्षण की बात हो रही है सिजोफ्रेनिया में, तो यह होगा ऑप्शन सी, एपैथी या उदासीनता। नेगेटिव सिम्टम्स इंक्लूड लैक ऑफ मोटिवेशन, फ्लैट अफेक्ट एंड एपैथी। नकारात्मक लक्षणों में प्रेरणा की कमी, भावहीनता और उदासीनता शामिल है। नकारात्मक लक्षण का मतलब है सामान्य कार्यों की कमी या अनुपस्थिति, जैसे प्रेरणा की कमी, उदासीनता, सामाजिक अलगाव, भावनाओं का अभाव और बोलचाल में कमी। सकारात्मक लक्षण में सामान्य कार्यों का अधिक या विकृत होना शामिल है, जैसे भ्रम, मतिभ्रम और अव्यवस्थित वाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलेलिया क्या है? रिपीटेटिव वंस ओन वर्ड्स, अपनी बात को दोहराना।
स्पीकिंग इन अ राइमिंग पैटर्न, तुकबंदी में बोलना। रिपीटिंग वर्ड्स स्पोकन बाय अदर्स, दूसरों के कहे शब्दों को दोहराना। स्पीकिंग वेरी रैपिडली, बहुत तेज बोलना। इकोलेलिया का मतलब होता है कि दूसरों के कहे शब्द को दोहराना, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। Echolalia is the involuntary repetition of words or phrases spoken by others. It can be seen in conditions such as autism spectrum disorder, schizophrenia, and certain neurological disorders. This is different from palilalia, where a person repeats their own words. पैलीलेलिया भी एक कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति अपने ही कहे हुए शब्दों को दोहराता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिथियम इज कंट्रा इंडिकेटेड इन, लिथियम किसमें निषेध है? सीजोप्रेनिया, रीनल फेल्योर, मैनिया या डिप्रेशन। तो लिथियम एक ऐसी दवा है जो कि रीनल फेल्योर में नहीं दी जाती है। उसका कारण भी देखेंगे क्यों नहीं दी जाती है। लिथियम इज एक्सक्रीटेड बाय किडनीज इन रीनल फेल्योर, इट्स यूज कैन लीड टू टॉक्सिसिटी। तो लिथियम लगभग पूरी तरह किडनी द्वारा बाहर निकाला जाता है। किडनी फेल्योर में इसकी निकासी कम हो जाती है, जिससे शरीर में इसकी विषाक्त मात्रा जमा हो सकती है, इसलिए यह इसमें निषेध है। यह वास्तव में मेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर में मूड स्थिर करने के लिए उपयोग होता है। तो लिथियम उपयोग किया जाता है मेनिया में और बाइपोलर डिसऑर्डर में, लेकिन सीजोफ्रेनिया और डिप्रेशन में भी यह दी जाती है। मुख्य दवा तो नहीं है, लेकिन कभी कभी इसको भी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मूड स्टेबलाइजर? निम्नलिखित में से कौन सी एक मूड स्टेबलाइजर है? हेलोपेरिडॉल, लिथियम, डायजिपाम, फ्लूजेंटीन। मूड स्टेबलाइजर दवा होती है लिथियम, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन सही होगा। लिथियम इज अ क्लासिक मूड स्टेबलाइजर यूज्ड इन अ बाइपोलर डिसऑर्डर। लिथियम एक पारंपरिक मूड स्टेबलाइजर है जो द्विध्रुवी विकार मीन्स बाइपोलर डिसऑर्डर में प्रयोग की जाती है।